हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपनी कक्षा। दिस इज फिजिक्स एडुकेटर अक्षय और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 12 ऑफ आवर क्लास 11 वन शॉर्ट सीरीज फॉर फिजिक्स। चैप्टर का नाम है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो लास्ट चैप्टर में आपने देखा था जहां हमने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा था, जहां हम ये समझ रहे थे कि हीट जब फ्लो करती है तो उसको हम यूजफुल वर्क में कैसे कन्वर्ट करते हैं। और एक यूनिक बात वहां पे हमने नोटिस की थी कि जो हमारा वर्किंग सब्सटेंस था, जो हीट को कैरी कर रहा था, हीट का जो कैरियर था, वो हमने गैसेस को कंसिडर किया था। क्योंकि गैसेस की खास बात यह है कि उनका एक्सपेंशन जो है वो एक काफी डिफरेंट तरीके से बिहेव करता है कंपेयर टू सॉलिड्स और लिक्विड्स। तो इस चैप्टर में हमें फंडामेंटली उन गैसेस के बारे में समझना है कि उन गैसेस की इंटरनल प्रॉपर्टीज क्या होती है और किस तरीके से हम गैस को स्टडी कर सकते हैं और कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस हमें फॉलो करने हैं जब हम गैस की स्टडी कर रहे हैं। इस चैप्टर के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मतलब एक तरीके से शॉर्ट नोट्स हैं, तो आपको एंड में रिवीजन करने में काफ़ी हेल्प होगी। ऑल्सो काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट जो हम ऑलरेडी इस चैप्टर में कर रहे हैं वो कनेक्टेड है हमारे लास्ट दो चैप्टर से, तो आपको बहुत ज़्यादा रिलेशन मिलने वाला है दोनों चैप्टर्स का। तो चलिए टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं। तो इस चैप्टर में हम मेनली गैसेस की प्रॉपर्टीज, गैसेस कैसे बिहेव करती हैं और क्या फंडामेंटल्स हैं गैसेस के अराउंड, वो देखने वाले हैं। तो चैप्टर छोटा है, क्रिस्प है, लेकिन ये चैप्टर एक्चुअली बेसिस बनता है थर्मोडायनेमिक्स का। ऑल्दो एनसीईआरटी में थर्मोडायनेमिक्स के बाद आता है ये चैप्टर, लेकिन ये एक बेसिक चैप्टर मतलब बेसिस ऑफ ऑल दी गैसियस स्टेट है या गैसेस की स्टडी है। सबसे पहले हम मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस देखेंगे कि किस तरीके से डाल्टन्स की जो एटॉमिक थ्योरी थी उसने पहली बार दुनिया में मॉलिक्यूल्स को समझाने में हेल्प की और गैसेस को कैसे हम गैस मान पा रहे हैं, किस तरीके से हम उसको गैस अज्यूम कर पा रहे हैं। फिर बिहेवियर ऑफ गैसेस समझेंगे कि वो किन चीजों पर डिपेंड करता है। फिर हम रियल गैस और आइडियल गैस में बात करेंगे कि आइडियल गैस जो होती है और एक रियल गैस, रियलिटी में जो गैसेस होती हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है। फिर हम डिफरेंट डिफरेंट लॉज देखने वाले हैं, जो 4 स्टैंडर्ड लॉ होते हैं जो गैस फॉलो करती है। फिर हम फाइनली काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस देखेंगे, जो कि एक स्पेशल थ्योरी है फॉर गैसेस, जहां पे कुछ अजम्पशंस हम करते हैं, कुछ फंडामेंटल बातें हम मानते हैं जिसके अकॉर्डिंग हम गैसेस को स्टडी करते हैं। तो वो बातें एक्सपेरिमेंटली और कन्वेंशनली मानी गई हैं, जिसको हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो कुछ सर्टेन एजम्पशंस होंगे यहाँ पे जो हम मानते हैं, जिसके बाद एक्चुअली हम गैस को पढ़ रहे थे। तो जब लास्ट चैप्टर में भी हम गैस पढ़ रहे थे, वो काइनेटिक थ्योरी के एजम्पशंस के अंदर ही हम उनको देख रहे थे। फिर हम प्रेशर ऑफ आइडियल गैस के बारे में समझेंगे। मतलब ये जो है काफी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, कि जो हम गैस का प्रेशर कहते हैं वो किस तरीके से आता है, और यहीं से हम एक्चुअली में आइडियल गैस इक्वेशन भी निकालना सीखेंगे। फिर हम काइनेटिक एनर्जी जो हमने लास्ट चैप्टर में यूज की थी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला वो कहां से आता है वो देखेंगे। एंड देन वेलोसिटीज के बारे में समझेंगे कि जो आरएमएस वेलोसिटी होती है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी होती है, एवरेज वेलोसिटी होती है, ये कैसे गैस में बिहेव करती है। फिर लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, कि जो गैसेस है वो एनर्जी को कैसे कैरी करती हैं अपने अंदर, स्पेसिफिक हीट, और लास्ट में मीन फ्री पाथ को हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ गैसेस की, तो आ, बहुत समय से मैटर्स के बारे में अलग अलग तरह की थ्योरीज आते रही कि मैटर जो है वो बना किस चीज का है। अगर देखा जाए तो 19th सेंचुरी तक भी, मतलब एग्जैक्टली 1900 ईयर तक भी हम बहुत क्लियर नहीं थे कि ये जो मैटर है वो किस चीज का बना होता है। लेकिन डाल्टन्स ने बहुत अर्ली स्टेजेस में, मतलब अराउंड आज से कुछ साल, मतलब 1900 से जस्ट 100 साल के पहले के अंदर एक अजम्पशन या एक नया फंडामेंटल प्रेजेंट किया दुनिया के सामने, जिसको उन्होंने बोला एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। और उन्होंने बताया कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो छोटे छोटे एटम्स के बने होते हैं, और इन एटम्स के बीच में एक फोर्स एग्जिस्ट करता है, इसको हम एटॉमिक फोर्स कहते हैं। वो जो एटम्स के बीच का इंटर एटॉमिक फोर्स है, डिफरेंट डिफरेंट एटम्स के बीच का जो फोर्स है, वो ये डिसाइड करता है कि वो जो मॉलिक्यूल है वो किस तरीके से नेचर में बिहेव करेगा। और उस बॉन्ड की स्ट्रेंथ के हिसाब से 3 टाइप के मैटर्स को जस्टिफाई किया गया और साइंस ने एक्सेप्ट किया, जिसमें नेमली होता है सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। हम इस चैप्टर में गैसेस की मेनली बात करने वाले हैं, लेकिन जो एटॉमिक थ्योरी थी वो जिस तरीके से बॉन्ड की बात कर रही थी, वो बात गैसेस के लिए कंप्लीटली ट्रू साबित नहीं हो रही थी। बहुत सी बार ऐसा देखा गया एक्सपेरिमेंटली कि जो बात डाल्टन की थ्योरी कह रही है वो कंप्लीटली गैसेस फॉलो नहीं कर रही है।
और इसलिए गैसेस के अराउंड खासकर, वैसे जो एटॉमिक थ्योरी थी उस पर भी बहुत सारे क्वेश्चंस उठाए गए, लेकिन एटॉमिक थ्योरी की धीरे धीरे जब उस फोकस से डिस्कवरी की गई तो दुनिया में ऐसे बहुत साइंटिस्ट हैं जो पिछले, अगर हम 500 साल की बात करें या पिछले इवन 200 साल की बात भी करें, तो उसमें एटम्स की जो डिस्कवरी है या एटॉमिक जो मॉडल है उसको दुनिया की सबसे बड़ी डिस्कवरी मानते हैं। क्योंकि जब से एटम की डिस्कवरी हुई है, जब से हमने एक्सेप्ट किया है कि कोई भी चीज फंडामेंटली एटम से बनती है, तो फिर हमने बहुत सारी चीजें समझी हैं कि एटम किससे बनता है। तो एटम न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से बनता है। फिर इसके अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन से होते हैं, सब न्यूक्लियर पार्टिकल्स कौन से होते हैं, न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई, बहुत सारी डिस्कवरी होते चली गई। लेकिन गैसेस का जो बिहेवियर था ओवरऑल, वो कुछ और भी थ्योरीज की मांग कर रहा था, जो सब्सिक्वेंटली 19th सेंचुरी, लास्ट 100 सालों में लगभग लगभग बहुत ज्यादा उनकी डिस्कवरी हुई है। तो मॉलिक्यूलर थ्योरी बड़ी सिंपल है, वो कहती है कि भाई सारे मैटर एटम से बने होते हैं जो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते रहते हैं। डिपेंडिंग ऑन द इंटरेक्शन उनके अलग अलग 3 स्टेट्स होते हैं, जिसमें नेमली सॉलिड, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लिक्विड्स या फ्लूइड्स, जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, और गैसेस, जिनको हम ऑलरेडी देख तो चुके हैं उनके फंडामेंटल को, लेकिन अब हमें इस चैप्टर में देखना है गैसेस इंटरनली क्या है, कैसे बिहेव करती हैं। तो डिपेंडिंग ऑन दिस इंटरेक्शन फोर्स 3 टाइप के मैटर्स एग्जिस्ट करते हैं। अब बात आती है कि ये जो गैसेस हैं इनका बिहेवियर किस तरीके से अलग है, क्या इनमें अलग हो रहा है, जो हमें देखना है। तो बाकी जो 2 टाइप्स ऑफ मैटर हैं, सॉलिड्स और लिक्विड्स, वो बड़े सिंपल वे में बिहेव करते हैं। देखा जाए तो सॉलिड ज्यादा सिंपलर वे में बिहेव करते हैं, क्योंकि उनके पास इंटरनली कुछ करने का ज्यादा स्कोप होता नहीं है, बहुत टाइट बॉन्डिंग होती है। तो उनके साथ आप क्या कर सकते हैं, बहुत सिंपली उन पे फोर्स लगा के उनको यूज कर सकते हैं, उनको मूव कर सकते हैं, उनके साइज और शेप को चेंज कर सकते हैं। इससे ज्यादा आप बहुत ज्यादा उससे कुछ नहीं कर सकते। सॉलिड का यूज करके आप फर्दर लेवल पे मशीन्स के हार्डवेयर पार्ट को बना सकते हैं, लेकिन उसके अलावा बहुत ज्यादा उसका यूज मशीन्स में नहीं होता। लिक्विड्स की या फ्लूइड्स की बात आती है तो उनको एक स्टेप आप और आगे जाके यूज कर सकते हैं, उनको आप एज अ वर्किंग सब्सटेंस यूज कर सकते हैं डिफरेंट टाइप के फिनोमेना में, खासकर हीट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में। लिक्विड्स का भी यूज काफी होता है एज अ हीट कैरियर, या इवन एज इन डिफरेंट, जैसे हाइड्रोडायनेमिक्स जो होती है उसमें हम उस फ्लूइड का यूज करके डिफरेंट टाइप की चीजें जैसे हाइड्रोलिक लिफ्ट और ये सब बना सकते हैं। लेकिन जो थर्मोडायनेमिक्स है, अगर आप देखेंगे, जहां हीट से वर्क प्रोड्यूस करने की बात आती है, उसके लिए एक्सपांशन जो सबसे बड़ा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, वो सबसे इजी करना गैसेस में होता है, और वही उसको डिफरेंट बनाता है। और गैसेस बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बिहेव करती हैं सॉलिड और लिक्विड से। और गैसेस को समझने के लिए एक इक्वेशन जो हम इस चैप्टर में ही डिराइव करेंगे, लेकिन अभी हम क्योंकि उस इक्वेशन के बारे में ऑलरेडी जानते हैं, जिसे हम कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या बताती है, हम इसको आराम से समझ लेते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन ये बताती है कि पहले तो गैस में बहुत सारे पैरामीटर्स है जो मैटर करते हैं। पहले प्रेशर ऑफ गैस मैटर करता है, फिर वॉल्यूम ऑफ गैस इन कंटेनर या वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, दोनों ही बात सेम है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये मैंने क्यों बोला कि जिस कंटेनर में गैस रखी हुई है उसकी वॉल्यूम और गैस की वॉल्यूम सेम है। क्या ये बात कंप्लीटली ट्रू है, ये अभी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जब इस इक्वेशन को आप यूज करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ गैस और वॉल्यूम ऑफ कंटेनर सेम लेना है। n इज द नंबर ऑफ मोल्स, r इज गैस कांस्टेंट एंड T इज टेम्परेचर ऑफ गैस। और यूनिक बात देखिए कि गैस, जैसे ही मैं गैस का नाम ले रहा हूं या गैस वर्ड यूज कर रहा हूं, तो ये सारे पैरामीटर्स मुझे एक साथ कंसिडर करने होंगे, प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर ऑफ गैस। और ये सारे एक दूसरे पे डिपेंडेंट भी है। मतलब टेम्परेचर ऑफ गैस एक्चुअली उसके प्रेशर पे डिपेंड करता है, वॉल्यूम से भी प्रेशर इफेक्ट होता है, या प्रेशर से वॉल्यूम इफेक्ट होती है, वॉल्यूम से टेम्परेचर भी इफेक्ट होता है, या टेम्परेचर से वॉल्यूम इफेक्ट होती है। ये सारे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। इसी चीज को और जनरलाइज करने के लिए अगर हम यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स की एक वैल्यू को पुट कर दें कि भाई नंबर ऑफ मोल्स हमें पता है क्या होता है, होता है टोटल नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगेड्रो नंबर। एवोगेड्रो नंबर होता है 6.023 इंटू 10 की पावर 23। तो बेसिकली एवोगेड्रो नंबर क्या है, तो आपने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा
जिसमें आपने इस नंबर के बारे में जाना होगा कि किसी भी मोल, एक मोल गैस के अंदर, एक मोल सब्सटेंस के अंदर इतने एटम्स पाए जाते हैं, या हम ऐसा कह सकते हैं कि इतने जो एटम्स हैं वो एक मोल गैस बनाते हैं। और ये एवोगैड्रोस लॉ से आता है। एवोगैड्रोस लॉ बहुत यूनिक लॉ है। आप देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ मोल भी एक फैक्टर है। वो बहुत ही एक फंडामेंटल बात पे फोकस करता है कि आप कोई भी गैस लें, अगर उसकी वॉल्यूम सेम है तो उसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल सेम होंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। जबकि हमें पता है कि हर गैस के जो साइज है एटम का वो अलग हो सकता है, लेकिन यूनिक बात क्या है कि अगर वॉल्यूम सेम है तो नंबर ऑफ एटम सेम होंगे। ऐसा इसलिए कहा जाता है, और ऐसा समझना ही बहुत आसान है, क्योंकि गैसेस क्लोजली पैक्ड नहीं थी, गैसेस वैसे ही बहुत दूर होती हैं। तो इसका मतलब एक सर्टेन वॉल्यूम में आप एक सर्टेन नंबर ऑफ पार्टिकल्स ही फिक्स कर सकते हैं, एक सर्टेन नंबर ऑफ पार्टिकल ही डाल सकते हैं, और वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो एक मोल के लिए अगर हम बात करें, इन 1 मोल ऑफ गैस, एक मोल ऑफ गैस में इतने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। तो n मोल्स में हमने क्या करा, n एटम्स मान लिया। तो यहीं से ये बेसिकली आपका लीनियर प्रिंसिपल से हमने ये फॉर्मूला यूज किया है, और ये आ जाएगा आपका r और ये आ जाएगा आपका t। अब यहां पे ये जो चीज है, ये जो एक आपके पास क्वांटिटी आ रही है, आप देखिए पर मॉलिक्यूलर एक गैस कांस्टेंट की आपके पास क्वांटिटी आ रही है, इसी को हम कहते हैं। तो इसी को फर्दर अगर मैं आगे ड्राइव करता हूं तो मुझे मिल जाएगा पीवी इज इक्वल टू एन एटम्स, मुझे पता है ये नंबर ऑफ एटम्स हैं जो भी दिए होंगे हमें गिवन होगा, प्लस के टी। ये एक नई इक्वेशन हमारे पास आती है, और ये जो कांस्टेंट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट कांस्टेंट है, क्योंकि ये एक तरीके से पर मॉलिक्यूल हमें कुछ समझा रहा है। ये बता रहा है कि इतने नंबर ऑफ एटम्स के लिए गैस का जो कांस्टेंट है वो ये होता है। इसको हम बोलते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ये लास्ट चैप्टर में भी हमारे पास आया था। तो यहां से हम क्या क्या डिड्यूस कर सकते हैं, ऑल्दो ये जो इक्वेशन आई है ये उन लॉस के थ्रू आई है जो हमने आगे पढ़ना है, लेकिन यहीं से हम काफी कुछ समझ सकते हैं कि भाई जो प्रेशर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है। अगर इन सबको मैं कांस्टेंट कर दूं तो प्रेशर क्या होगा, वॉल्यूम के इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी में होगा। अगर मैं वॉल्यूम कांस्टेंट कर दूं तो प्रेशर टेम्परेचर पर डायरेक्ट डिपेंड करेगा। देखो लॉजिकल भी है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मैंने आपको बताया था थर्मल एजिटेशन बढ़ेगा, तो कोलिजन बढ़ेंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, है ना। फिर आप देखोगे कि के तो कांस्टेंट है, नंबर ऑफ एटम बढ़ाने से वॉल्यूम ज्यादा चाहिए, मैंने अभी बताया था वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ एटम होते हैं। नंबर ऑफ एटम बढ़ाने से नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ेंगे तो प्रेशर भी बढ़ सकता है। तो ये सारे फैक्टर एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। तो बिहेवियर जब देखना है आपको तो इन सारी 5 फंडामेंटल चीजों पे, जिसमें बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एक कांस्टेंट है, इसको हटा के 4 फंडामेंटल चीजों पे आपको इसमें बात करनी है। तो किन्हीं भी दो गैसेस को आप कंपेयर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एट कांस्टेंट टेम्परेचर की हम बात करें, अगर हमने टेम्परेचर कांस्टेंट रख दिया तो हम कह सकते हैं कि भाई P1 किसी भी गैस के लिए P1 V1 अपॉन P2 V2 जो होता है वो एक्चुअली में कांस्टेंट होता है। वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है ना। तो यहां से हमें धीरे धीरे वो फैक्टर समझ आ रहे हैं जो गैस के लिए जरूरी है। अब अब बात आती है रियल और आइडियल गैस की, कि रियल और आइडियल गैस ये दो वर्ड कहां से आए। तो देखिए समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक कंटेनर है और जिसमें हमने एक गैस को फिल किया है, ठीक है। तो पहले लोगों ने जब गैस की इक्वेशन को डिराइव किया तो उन्होंने कुछ बातों पे ध्यान नहीं दिया एक्चुअली, क्योंकि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जब आई तो उसके अंदर, जब काइनेटिक थ्योरी के हिसाब से हम गैस को पढ़ते हैं तो उसी को हम आइडियल गैस बोलते हैं। एक्चुअली काइनेटिक थ्योरी आइडियल गैसेस के लिए। तो आइडियल गैस में हम ये मानते हैं कि जो भी मेन फैक्टर हम ये मानते हैं कि जो भी वॉल्यूम ऑफ कंटेनर है या जो भी वॉल्यूम ऑफ गैस हम लेंगे उस फॉर्मूले में, वो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के इक्वल होगी, ठीक। लेकिन क्या ये बात कंप्लीटली ट्रू है? नहीं। अगर रियलिटी में देखा जाए तो ये बात कंप्लीटली ट्रू नहीं है, क्योंकि अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो इन पार्टिकल्स ने ऑलरेडी थोड़ी सी वॉल्यूम देखो प्री ऑक्युपाई कर रखी है। ये पार्टिकल ऑलरेडी एक सर्टेन वॉल्यूम को ऑक्युपाई कर रखे हैं। तो क्या ये पार्टिकल सारी वॉल्यूम को ऑक्युपाई कर सकते हैं? नहीं। क्योंकि अगर मान लीजिए, अगर मैं अपनी बात करूं, मैं एक सर्टेन वॉल्यूम को अभी ऑक्युपाई कर रखा हूं इस रूम में, तो अगर मैं रियलिटी में देखूं तो मैं इस वॉल्यूम को तो रीऑक्युपाई कर ही नहीं सकता, मैं इसके अलावा सारी वॉल्यूम को ऑक्युपाई कर सकता हूं। तो एक आइडियल गैस के लिए तो ये ट्रू है, एक आइडियल गैस के लिए तो ये ट्रू है। लेकिन एक रियल गैस के लिए अगर आप देखेंगे तो जो वॉल्यूम
गैस ऑक्युपाई कर सकती है, वॉल्यूम ऑफ गैस जो वो ऑक्युपाई कर सकती है वो एक्चुअली में कैन ऑक्युपाई, जो ऑक्युपाई वॉल्यूम होती है हम उसे लिखते हैं, वो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के इक्वल नहीं होती, जबकि वॉल्यूम ऑफ कंटेनर माइनस वी डैश होती है, जहां पे वी डैश क्या होती है, उसकी सेल्फ वॉल्यूम होती है। ऑल्दो उसको एग्जैक्ट निकालना क्या पॉसिबल था, तो लोगों ने उस पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किया और एक्चुअली में हर गैस के लिए ये वैल्यू अलग आएगी, ऑब्वियसली बात है। तो वो एक कांस्टेंट आता है जो फिजिक्स में सिलेबस में नहीं है, तो फिजिक्स में हमें रियल गैस नहीं पढ़ना, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि एक रियल गैस और एक आइडियल गैस में डिफरेंस क्या होता है। रियल गैस एक्चुअली में एक रियल गैस की हम बात कर रहे थे, जबकि आइडियल गैस में हम आइडियल केस की बात कर रहे थे। हम मान के चलते हैं कि ये जो एटम्स एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं करते, हम मान के चलते हैं एटम खुद कोई वॉल्यूम ऑक्युपाई नहीं करते, बहुत छोटे होते हैं, हम मान के चलते हैं कोई भी गैस हो सबके एटम का साइज हम लगभग सेम मान लेते हैं। तो ये सारी बातें हम आइडियल गैस के लिए मान सकते हैं। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग बात देखी गई है कि गैस आइडियल कब होती है, क्या उसकी कोई सिचुएशन है जब वो आइडियल कंसिडर की जा सकती है, तो बिल्कुल उसकी एक सिचुएशन है, देखिए, जब वो की जा सकती है। देखिए लॉजिक से समझते हैं, अगर हम इस गैस का प्रेशर बढ़ा दें, मान लीजिए इस गैस पे लगने वाला प्रेशर बढ़ा दें, तो क्या ऐसा होगा, सोच के देखिए कि प्रेशर बढ़ाने से जो सारे पार्टिकल वो पास आने लगेंगे, तो जो वॉल्यूम ये ऑक्युपाई कर पाएगा वो धीरे धीरे क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा, है ना। इसका मतलब अगर हम ये चाहते हैं कि ये एक्चुअली में सारे वॉल्यूम को ऑक्युपाई करे, तो हमें लो प्रेशर रखना पड़ेगा, है ना। अच्छा, उसी तरीके से अगर हमें इसे सारे वॉल्यूम ऑक्युपाई करना है तो तभी होगा जब बहुत ज्यादा रैंडमाइजेशन हो। सोचो अगर ये धीरे धीरे आप इनके रैंडमाइजेशन को कम करने लगो, तो ये पार्टिकल आके कहीं पे सेटल हो जाएंगे, तो अगर सेटल हो गए तो ये सारी वॉल्यूम जो हम कह रहे हैं एट ए टाइम ऑक्युपाई करता है उसको भी ऑक्युपाई नहीं कर पाएगा। तो इनका टेम्परेचर भी ज्यादा होना चाहिए। मतलब कि आइडियल गैस के लिए बस आप एक बात याद रख सकते हैं, एक गोल्डन रूल याद रख सकते हैं कि जब भी आपको लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर दिया हो तो आपकी गैस आप आइडियल कंसिडर कर सकते हैं। या फिर इस तरीके से हमें देखना चाहिए कि गैस को आइडियल कंसिडर करने के लिए हमें लो टेम्परेचर, लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा, सो दैट उनके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से ज्यादा इंटरेक्ट ना कर पाए, एक दूसरे से मैक्सिमम दूरी पे रहें, और हम हर उस एजम्पशन को लगा पाए जो आइडियल गैस की है। तो ये है वो एक बात जो हमें याद रखनी होगी आइडियल गैस के लिए, कि उसका लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर हमेशा होना चाहिए। इसी को हम देखिए डिफरेंट डिफरेंट अब डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल चीजों से वेरीफाई करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देखें, हमने क्या किया, एक क्वांटिटी ली है पीवी अपॉन के टी। सोचो पीवी अपॉन के टी क्या आता है, पीवी अपॉन के टी आता है, याद करो, पीवी अपॉन के टी इज नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स। अब ध्यान से देखना यहाँ पे क्या हो रहा है, तो हमने क्या करा, पीवी अपॉन के टी को प्लॉट किया, है ना, किसके अगेंस्ट, प्रेशर के अगेंस्ट, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो हमने यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है, तो हमने क्या बोला, ये वाला जो टेम्परेचर है वो T1 है, ये ग्राफ जब बन रहा था वो T1 टेम्परेचर पे, ये T2 और ये T3। अब ये रियल एक्सपेरिमेंट है। अच्छा, दिमाग लगाना, आइडियल गैस के लिए क्या होगा, अगर पीवी अपॉन केटी में देखूं तो वो क्या है, नंबर ऑफ एटम, और नंबर ऑफ एटम क्या प्रेशर पे डिपेंड करते हैं, सोचो, नंबर ऑफ एटम तो डिपेंड नहीं करते, तो क्या रहना चाहिए था, कांस्टेंट रहना चाहिए था। तो ये ग्राफ किसका है, ऑरेंज वाला, ये है आइडियल गैस का ग्राफ, ठीक है। लेकिन गैस क्या आइडियल होती है, नहीं होती। तो ये तीनों ग्राफ रियल ग्राफ है, रियल गैसेस के ग्राफ है। अब इनसे हम वेरीफाई क्या करना चाहते हैं, हम एक्सपेरिमेंटली ये देखना चाहते हैं कि जो हमारी आइडियल कंडीशन है उससे रियल कंडीशन किस बेसिस पे मैच कर पा रही है, कहां मैच कर पा रही है। तो देखो ध्यान से, ये एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है ये तीनों। तो अब देखो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को नोटिस करो, ये पॉइंट पे जो प्रेशर है देखो वो क्या है, कम से कम है, कम से कम है ना, और टेम्परेचर हम मान लेते हैं कांस्टेंट है। तो लो प्रेशर पे आप ध्यान से देखना, लो प्रेशर पे पहले प्रेशर का वेरिएशन देखते हैं। लो प्रेशर पे सारी की सारी गैसेस लगभग आइडियल केस से मैच कर रही थी। देखो यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये आइडियल केस मैचिंग पॉइंट है कि नहीं, आइडियल केस मैचिंग है कि नहीं। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंटल डेटा है वो ये कह रहा है कि हाँ भाई आइडियल गैस जैसी बिहेव करती है लो प्रेशर पे बाकी गैसेस। और अगर मैं टेम्परेचर, तो ये मैंने तीन अलग अलग टेम्परेचर लिए हैं, जहां पे मुझे, मैं पहले बता देता हूँ एक्सपेरिमेंट में कि ये मैंने हाई टेम्परेचर के लिए प्लॉट किया, ये उससे लो, इससे लो। आप देखो दूसरी बात भी ट्रू हो रही है कि जितना हाई टेम्परेचर है उतना ही आइडियल गैस के पास है। देखो ये ग्राफ, उतनी वैल्यूज आइडियल के पास आ रही है, और जितना आप दूर जा रहे हो आइडियल से दूर जा रही है। मतलब जितना आप टेम्परेचर कम कर रहे हो आइडियल से वो दूर जा रही है।
तो दोनों बात यहाँ पे प्रूव होती है। पहली क्या, कि लो प्रेशर पे भी गैस आइडियल बिहेव कर सकती है और हाई टेम्परेचर पे भी गैस अपने आइडियल बेसिस पे रहना चाहती है ना। ये बात को ध्यान रखना, ये बात हमें एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करती है। अब अलग अलग साइंटिस्ट ने क्या किया, उन्होंने पार्ट बाय पार्ट गैसेस की स्टडी की। उन्होंने बोला कि भाई मैं एक वेरिएबल को कांस्टेंट रखता हूं और दूसरे वेरिएबल्स की स्टडी करता हूं और देखता हूं कि आइडियल और रियल में क्या डिफरेंस आता है। तो पहले जो लॉ के बारे में स्टडी करने वाले हैं वो है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ बेसिकली आइसोथर्मल लॉ होता है। क्या है आइसोथर्मल का मतलब? आइसोथर्मल मतलब कि कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर पे हम गैस की स्टडी करेंगे। देखिए, तो हमें पता है भाई पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है या एनकेटी होता है। ये तो नंबर ऑफ एटम्स तो कांस्टेंट होते, ये तो बदलते ही नहीं है ड्यूरिंग आप प्रेशर वॉल्यूम ये सब चेंज करोगे तो नंबर ऑफ एटम थोड़ी बढ़ जाएंगे, वो तो जब तक गैस ऐड नहीं करोगे तब तक नहीं बढ़ेगा, ये कांस्टेंट है। और अब हमने इसको भी कांस्टेंट बोल दिया, तो इसका मतलब पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट आ गया। और अगर पीवी इक्वल टू कांस्टेंट आ गया तो पी इनवर्स प्रोपोर्शनल टू वी आ गया। ये हुआ। अब आपको पता होना चाहिए, अगर मैं इसको y एक्सिस पे और इसको x एक्सिस पे प्लॉट करूंगा तो y प्रोपोर्शनल टू 1/x क्या बनना चाहिए? ग्राफ क्या होना चाहिए? ग्राफ विल बी अ हाइपरबोला। ग्राफ क्या बनना चाहिए? हाइपरबोला बनना चाहिए। देखते हैं भाई बनता है कि नहीं। तो यहाँ पे ब्लू से मैं हमेशा रियल में जो गैसेस है वो प्लॉट कर रहा हूं, और मैं डॉटेड लाइन से हमेशा क्या करूंगा? अपनी आइडियल गैसेस को प्लॉट करूंगा। तो तो डॉटेड यहाँ पे देख लीजिए, अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो डॉटेड जो है वो क्या है? आगे भी याद रखिएगा, डॉटेड आइडियल है और हमारी ब्लू जो है वो रियल है। देखो क्या बता रहा है, देखते हैं। अगर हम लो प्रेशर की बात कर रहे हैं, अगर हम लो प्रेशर की बात कर रहे हैं, तो लो प्रेशर पे ये वाली गैसेस तो एग्जिस्ट इसलिए नहीं करी क्योंकि इनका टेम्परेचर, तो यहाँ पे ना टेम्परेचर अलग अलग होगा। तो लेट से इसको हम T1 टेम्परेचर प्लॉट कर रहे हैं, इसको T2 पे, इसको T3 पे, ठीक है। और डेफिनेटली T1 जो है वो बड़ा है, दिख रहा है हमें। मैं ऐसे ही प्लॉट कर देता हूँ, T1 ग्रेटर है, T2 ग्रेटर है, T3 ग्रेटर है। देखो वो सेम बात फिर से आ रही है कि भाई हाई टेम्परेचर पे अगर आप जाओगे तो आपकी रियल और आपकी आइडियल केस लगभग लगभग एक दूसरे को मैच करते हैं। लो प्रेशर पे आओगे तो भी देखो तीनों के तीनों केसेस अपने रियल आइडियल केस से मैच कर रहे हैं। लेकिन अगर आप हाई प्रेशर पे चले जाओगे, हाई प्रेशर, देखो हाई प्रेशर में गैप बढ़ते जा रहा है, हाई प्रेशर में गैप बढ़ते जा रहा है। हाँ, बहुत हाई टेम्परेचर कर दोगे तो वो हाई प्रेशर को बैलेंस कर सकता है। तो देखो कितने सिनेरियो बन सकते हैं, पी हाई, टी हाई। हमारे मेन केस कौन सा है? हमारा है पी लो, टी लो, पी हाई, टी लो, पी हाई, टी हाई, और पी लो, टी हाई। तो आप देखो ये केस हमारा परफेक्ट केस है, पी लो और टी हाई। तो लो लगभग प्रेशर, टी हाई, तो टी हाई वाले पे तो देखो यही हो रहा है। और अगर हम लो प्रेशर की बात करें, लो प्रेशर टी हाई पे देखो ये आइडल चल रहा है सब, है ना। और लो प्रेशर किसी भी टेम्परेचर पे भी आइडल आ रहा है। तो मतलब लो प्रेशर और ये दोनों चीज सही जा रही है ना। हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर भी लगभग लगभग कभी कभी सेम दे सकता है, जैसे ये वाला ग्राफ दे रहा है। लेकिन अगर दोनों ऐसे हो जाएं, ये हाई हो जाए दूसरा लो हो जाए, तो ये तो हमेशा एक परफेक्टली नॉन आइडियल केस की तरफ जाएगा। जैसे आप इसको यहां देख सकते हैं, देखो हाई प्रेशर ये है, तो देखो ये हाई प्रेशर पे तो ये पूरा पार्ट, क्योंकि इधर टी भी लो है और प्रेशर भी हाई है, तो वहां पे कभी नहीं होगा। तो आपको याद रखना है, लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर सबसे आइडियल केस होता है, सबसे ज्यादा आइडियल और रियल बिहेवियर वहां पे मैच करते हैं। नेक्स्ट लॉ हम देखते हैं, चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ जो है हमारा, वो बेसिकली आइसोबैरिक लॉ है। आइसोबैरिक का मतलब कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर कांस्टेंट। तो देखो हमें पता है भाई आइडियल गैस क्या होती है। आइडियल गैस अगर हमें सिचुएशन स्टडी करनी है तो वो होती है NKT। अब देखो ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, तो हमें क्या बन गया? V प्रोपोर्शनल टू T मिल गया। मतलब अगर हम इसको Y पे और इसको X पे रखें तो ग्राफ क्या होगा? तो ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। ग्राफ क्या होना चाहिए? एक स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए पासिंग थ्रू 0,0। तो आप देखो आइडियल केसेस तो मैंने यहाँ बना दिए, ये अलग अलग है ना। कांस्टेंट प्रेशर, तो यहाँ पे मैंने इसको P1 ले लिया, इसको P2 ले लिया, इसको P3 ले लिया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे टेम्परेचर प्लॉट कर दिया और यहाँ पे प्रेशर। तो अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना,
हाई टेम्परेचर पे आप देखो, हाई टेम्परेचर पे आप रियलाइज करो, तीनों केसेस के हाई टेम्परेचर, उनके हाईएस्ट टेम्परेचर पे देखो रियल और आइडियल मैच हो रहे हैं, है ना। लो प्रेशर, जैसे लो टेम्परेचर पे मैं आ रहा हूं, लो टेम्परेचर पे, तो लो टेम्परेचर पे देखो सब में कितना कितना गैप है, देखो इसमें इतना गैप है, इसके खुद के केस से इसमें इतना, इसमें इतना, तो वही प्रूव हो रहा है कि हाई टेम्परेचर पे तो मामला सारा सही है। और लो प्रेशर की बात करें तो अब आप इसमें देख सकते हो इसमें प्रेशर कौन सा कम है, तो आप देखो ये वाला जो केस है, अगेन P1 ग्रेटर देन P2 ग्रेटर देन P3 है, तो इसमें ये वाला जो केस है लो प्रेशर है, तो लो प्रेशर पे भी लगभग लगभग जो गैप है वो काफी कम होता है। तो लो प्रेशर हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर अगर रहेगा तो हाई टेम्परेचर रहेगा तो बेस्ट है, लेकिन अगर सिर्फ लो प्रेशर भी आप मेंटेन करते हैं और टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाता है तो भी वो आइडियल रहने की कोशिश करता है। सिर्फ हाई टेम्परेचर और थोड़ा सा प्रेशर इंक्रीज होता है तो भी वो आइडियल रहता है, उसके अलावा बहुत ज्यादा डेविएशन आते हैं। तो ये भी एक्सपेरिमेंटली यही दिखा रहा है कि लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे गैस लगभग लगभग आइडियल के हिसाब से बिहेव करती है। अब ये वो लॉ है जो हमने यूज किया था, इसे हम कहते हैं एवोगेड्रो लॉ। एवोगेड्रो लॉ सिंपल की बात कहता है, वो कहता है अगर आपके पास दो गैसेस है भाई ना, आपने दो गैसेस ली और उनको सेम वॉल्यूम से, सेम वॉल्यूम ऑफ कंटेनर में रख दिया, मान लीजिए गैस वन एक कोई गैस है और गैस टू कोई और गैस है जिसके साइज बड़े हैं, तो पता है ये क्या कहता है, ये कहता है अगर ये वॉल्यूम सेम है, देखो इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो अगर यहाँ पे ये इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स n1 है या नंबर ऑफ एटम्स n1 है, तो अगर वॉल्यूम सेम है तो नंबर ऑफ एटम भी सेम होंगे। और यहीं से इन्होंने बताया कि भाई एक मोल में, किसी भी गैस के एक मोल में, ये किसी भी गैस कैसे बोल पाए, क्योंकि उन्हें पता था कि सेम अमाउंट में सेम नंबर होगा, तो किसी भी गैस के 1 मोल में लगभग लगभग 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ले लो, एटम्स ले लो, है ना, मॉलिक्यूल्स ले लो, क्योंकि गैसेस नॉर्मली मॉलिक्यूल्स में एग्जिस्ट करती हैं, तो मॉलिक्यूल्स रहेंगे। इवन एटम, अगर मान लीजिए कोई ऐसी गैस है जो कि मोनो एटॉमिक है, एक ही एटम है, मतलब उसमें वो किसी के साथ बॉन्ड नहीं है, जैसे हीलियम गैस हो गई, तो उसमें नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पे आ जाएंगे मॉलिक्यूल्स की जगह। तो यहीं से ये हमारा एवोगेड्रो लॉ आता है। तो सिंपल है, यहाँ से हमें क्या लॉ मिला, यहाँ से हमें मिला कि नंबर ऑफ एटम जो होते हैं या मॉलिक्यूल जो होते हैं वो वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, या वॉल्यूम जो होती है वो नंबर ऑफ एटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो आपने इसको वहां पे देखा भी था, पीवी इक्वल टू एनक्यूटी में ये क्लियरली दिखता है। अगर हम बाकी हर चीज को सेम रख दें, ये तो हमारा कांस्टेंट है, टेम्परेचर और प्रेशर को सेम कर दें, देखिए V प्रोपोर्शनल टू N आ रहा है। यही हमारा एवोगेड्रोस लॉ है, यही से वो बात हमने आइडियल गैस इक्वेशन के लिए यूज की है। चलिए तो अब हम देखते हैं गे-लुसैक्स लॉ क्या कहता है। तो ये लास्ट लॉ है और ये लॉ सबसे सिंपलर, अपने आप को बहुत सिंपलर तरीके से प्रेजेंट करता है कि मान लीजिए हमने वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया, है ना, बाकी तो हम कांस्टेंट कर करके देख चुके हैं। अब देखो वॉल्यूम कांस्टेंट का मतलब, इसको हमने लास्ट चैप्टर में आइसोकोरिक प्रोसेस कहा था, आपको याद रखना है ना। अच्छा, वॉल्यूम कांस्टेंट का मतलब ये समझ आ गया भाई, नंबर ऑफ पार्टिकल तो कांस्टेंट है ही, क्योंकि ये तो हमने अभी एवोगेड्रो लॉ से समझा। इसका मतलब कि पीवी इज इक्वल टू एन के टी में ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये क्वेश्चन, तो पी प्रोपोर्शनल टू टी आ जाता है। तो अब देखो ये सबसे फैसिनेटिंग बात है, क्योंकि आइडियल बिहेवियर में ऐसा नहीं होना चाहिए था, आइडियल बिहेवियर के लिए लो प्रेशर हाई टेम्परेचर होना चाहिए था। तो क्योंकि ये जो बात है ये एक ऐसी यूनिक रिप्रेजेंटेशन है कि भाई जब भी आप प्रेशर बढ़ाएंगे टेम्परेचर बढ़ेगा, तो अगर टेम्परेचर और प्रेशर को आप एक दूसरे पर डिपेंड करने देंगे तो हमें हर पॉइंट पे ये मानना पड़ेगा कि गैस अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे है तो आइडियल की तरह ही बिहेव करने वाली है। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो प्रेशर और टेम्परेचर में ग्राफ बनेगा वो कैसा होगा, वो एक स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू एक्स होगा, ठीक है ना, वो हमेशा आइडियल की तरह ही बिहेव करने वाला है, क्योंकि आप वॉल्यूम को वेरी कर नहीं सकते हैं, और जो एक मेन फैक्टर लाता था। चलिए तो अब हम वो एजम्पशंस, वो प्रिंसिपल्स पढ़ने वाले हैं जिनके कारण हम गैस को आइडियल मान सकते हैं। हमने देखा हमेशा गैस आइडियल नहीं होती है, एक्चुअली में रियल होती है गैस। रियल गैस के पास खुद की वॉल्यूम भी होती है, रियल गैस अपने एटम से इंटरेक्ट भी करती है, रियल गैस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं होती है, बहुत सारी डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है। लेकिन रियल गैस को पढ़ना उतना ही मुश्किल होता है, इसलिए हमारे सिलेबस में हमने आइडियल गैस की स्टडी की है। जबकि जब आप
हायर स्टडीज करेंगे कॉलेज में तो आप रियल गैस की इक्वेशन को ही अपना बेसिस मान के सब कुछ समझने वाले हैं। आइडियल से नाम से ही समझ आता है, आइडियल मतलब एक परफेक्ट केस। तो आइडियल गैस जिस प्रिंसिपल जिन अजम्पशंस के अंदर हम मान सकते हैं उसको हम कहते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस या आइडियल गैसेस। पहली प्रॉपर्टी काइनेटिक थ्योरी की ये कहती है कि भाई ऑल गैसेस कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स, द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस आर अलाइक एंड डिफर फ्रॉम एंड डिफर फ्रॉम दोस ऑफ अदर गैसेस। तो ये कह रहा है कि भाई एक गैस के तो सारे एटम जो होंगे वो सेम ही होंगे, सारे मॉलिक्यूल सेम होंगे। अगर O2 गैस है तो O2 के सब एटम का साइज और शेप सेम माना जाएगा। हाँ, अलग गैसेस के अलग अलग साइज शेप हो सकते हैं। द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस आर स्मॉल इन साइज कंपेयर टू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो बोला जा रहा है कि भाई अगर किसी कंटेनर में आपने गैस को फिल कर रखा है तो उनके जो मॉलिक्यूल्स का साइज है वो बहुत छोटा होगा कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो उनका डिस्टेंस इतना ज्यादा होता है कि उनके साइज को हम नेग्लेक्ट कर पाते। इसलिए हम देखिए, इसलिए हम उनकी खुद की वॉल्यूम को क्या मान ले रहे थे, खुद की सेल वॉल्यूम को 0 मान ले रहे थे आइडियल केस में। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो इतना ज्यादा होता है कि इस डिस्टेंस के कंपेरेटिवली में अगर हम इसके साइज की बात करें, लेट्स से इसकी रेडियस अगर r होती तो जो रेडियस r है वो बहुत ही कम होती है डिस्टेंस d के कंपेरेटिवली। इसलिए हम इनको नेग्लिजिबल वॉल्यूम, खुद की सेल वॉल्यूम को नेग्लिजिबल मान लेते हैं। द वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस बिहेव एज परफेक्ट इलास्टिक स्फीयर्स। तो अभी देखिए ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। ये कह रहा है कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स परफेक्ट इलास्टिक स्फीयर्स है। तो हमें पता है गैस के मॉलिक्यूल्स तो हमेशा भाई उनकी बॉन्डिंग कम है तो हमेशा क्या करते रहेंगे, मूव करते रहेंगे और टकराते भी रहेंगे। टकराने के कारण ही तो प्रेशर प्रोड्यूस कर रहे हैं, सब चीजों से टकराते रहेंगे। लेकिन टकराने में हमें तो पता है कि रियलिटी में जब कोई भी चीज किसी से टकराती है तो लॉस ऑफ एनर्जी होती है। तो थोड़ी देर में वो सब टकरा टकरा के अपनी थर्मल एनर्जी लूज कर देंगे। इस बात को हमें नहीं मानना है। हमें मानना है कि जब तक हम क्वेश्चन बना रहे हैं वो प्रेशर उस पॉइंट पे हमें कांस्टेंट लेना है। मतलब चाहे वो आज बना रहे हैं चाहे 50 साल बाद बना रहे हैं, हम आइडियल केस के लिए जो गैस है उसको परफेक्ट इलास्टिक स्फीयर मानेंगे। मतलब उनके एनर्जी लॉस को हम 0 मानेंगे, इलास्टिक कोलिजन होंगे सारे के सारे। द मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज इन रैंडम मोशन, दे हैव वेलोसिटीज इन ऑल डायरेक्शंस रेंजिंग फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। तो मॉलिक्यूल्स की डायरेक्ट वेलोसिटी हर डायरेक्शन में होती है। कुछ जीरो भी, जीरो तो वैसे नहीं होती लेकिन कहते हैं कि 0 से इंफिनिटी तक रेंज करती है। ड्यूरिंग their random motion the molecules collide against one another and the walls of containing vessel, the collisions of molecule of the vessel are perfectly elastic। तो देखो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम अंडरलाइन कर लेते हैं। जैसे परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, इलास्टिक स्फीयर्स हैं दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी स्मॉल इन साइज कंपेयर टू डिस्टेंस बिटवीन देम तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, है ना। ये तीन तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। दीज थ्री आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इस पेज पे। अब और क्या बातें बचती हैं। बिटवीन टू कोलिजन्स अ मॉलिक्यूल मूव्स अलोंग द स्ट्रेट लाइन एंड द डिस्टेंस कवर्ड बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज कॉल्ड फ्री पाथ या फ्री पाथ ऑफ द मॉलिक्यूल। अब ये भी बहुत आगे इंटरेस्टिंग फैक्ट बनेगा जिसमें हम मीन फ्री पाथ पढ़ेंगे, एवरेज फ्री पाथ। इसमें ये बताया जा रहा है कि भाई अगर कोई कंटेनर है और उसमें गैस के पार्टिकल्स हैं, है ना। अब देखो ये ऐसे इधर मूव कर रहा है तो ये इससे टकराएगा। तो ये टकराने के पहले जो डिस्टेंस एक दूसरे के बीच में ट्रेवल करते हैं इसी को हम कहते हैं फ्री पाथ। सिंपल हो गया, कितना सिंपल हो गया कि फ्री पाथ इज द डिस्टेंस जहां तक ये रिलैक्स पोजीशन में, मतलब टकराए नहीं है। तो टकराने से पहले का जो डिस्टेंस है इसको यहाँ फ्री पाथ कहते हैं। इसको आप इलेक्ट्रिसिटी में अगले साल जब जाएंगे तो इसी को हम मीन फ्री पाथ को वहां भी पढ़ेंगे, क्योंकि वहां भी तो क्या होता है एटम्स कोलाइड करते हैं और वही वाइब्रेशनल एनर्जी तो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो जाती है ना। तो वहां पे भी हम इसको देखने वाले हैं। द कोलिजन्स आर ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस, that is the time during which the collision takes place is negligible compared to the time by the molecule to cover the free path। तो ये कह रहे हैं कि कोलिजन इतनी तेज होते हैं कि फ्री पाथ में जो टाइम लगता है उससे काफी कम टाइम में कोलिजन होते रहते हैं। तो वो बहुत कम टाइम है कोलिजन का। द मॉलिक्यूल डू नॉट एक्सर्ट एनी फोर्स ऑन ईच अदर एक्सेप्ट द कोलिजन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो उनके बीच का इंटरेक्शन होना चाहिए था, ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन जो होना चाहिए था, वो जो फोर्स है वो क्या है, नेग्लिजिबल है। नहीं तो क्या होगा, ये ही पार्टिकल अपने एक दूसरे से इंटरेक्ट करने लगेंगे और वो ओवरऑल जो इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है प्रेशर का उसको भी इफेक्ट डालेंगे। तो आइडियल केस में हमें इसे भी 0 मानना है कि भाई गैसेस एक दूसरे पे कोई भी फोर्स नहीं लगाती हैं गैस के मॉलिक्यूल्स। इन्हीं फंडामेंटल का बेसिस लेके हम पहली चीज को डिराइव करना स्टार्ट करेंगे अपनी गैसेस के लिए, वो है प्रेशर ऑफ गैस। कि अगर हम एक गैस को एक कंटेनर में भर दें
जो कि एक क्यूब है, हम इसको एक क्यूब मान लेते हैं। ठीक है, इसको एक कंटेनर में अगर हम फिल कर दें किसी भी गैस को, तो वो गैस कितना प्रेशर लगाएगी। एक्चुअली इसी प्रेशर को हम पीवी इक्वल टू एनआरटी में जो प्रेशर है ना, उसी प्रेशर को मेजर करना चाहते हैं। तो जो पीवी इक्वल टू में प्रेशर ऑफ गैस है हमारा, या एनकेटी में जो प्रेशर ऑफ गैस है, ये कितना होगा, ये कैसे आता है, ये फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है, वो अब हम देखने वाले। एक्चुअली इस फॉर्मूले का डेरिवेशन ही आप समझ लिए, अब हम देखने वाले हैं। तो कुछ बेसिक पहले अजम्पशंस लिख लेते हैं यहाँ पे। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक स्मॉल एम क्वांटिटी ले लेते हैं, जो कि हमारा मास ऑफ एनी मॉलिक्यूल या एटम होगा। मास ऑफ मॉलिक्यूल ले लेते हैं इसको अभी हम। अच्छा, एक स्मॉल एन हम एक अभी यूज होने वाले, इसे हम कहेंगे मॉलिक्यूल डेंसिटी, नंबर डेंसिटी अभी कह देते हैं इसको। नंबर डेंसिटी, नंबर डेंसिटी का मतलब सिंपल है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है एटम्स अपॉन, है ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन द टोटल वॉल्यूम, अपॉन द वॉल्यूम। तो इसे नंबर डेंसिटी कहते हैं। ठीक, अब देखो डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं हम कि हमारे पास एक एटम है, ठीक है, जिसकी ऑब्वियसली बात है कितनी वेलोसिटीज, तो जिसके पास एक टोटल वेलोसिटी v होगी, जिसके तीन कंपोनेंट होंगे हमेशा, vx vy और vz, है ना, हर डायरेक्शन में मोशन माना है हमने। मान लेते हैं यहाँ आके वॉल को हिट करता है। देखो जो प्रेशर हम मेजर करते हैं वॉल्स ऑफ कंटेनर पे मेजर करते हैं, क्योंकि यही प्रेशर फिर पिस्टन पे लग जाता है। याद करिए, आपने फ्लूइड में एक लॉ पढ़ा था, पास्कल्स लॉ, कि यूनिफॉर्मली प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो हम यही मानते हैं कि जो प्रेशर ऑफ गैस, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है गैस की, कि गैस के लिए जो प्रेशर हम निकालते हैं वो हाइट पे, शेप पे, साइज पे डिपेंड नहीं करता, पूरे के पूरे कंटेनर पे सेम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है गैस की। सॉलिड में हमें हमेशा पता है नीचे की तरफ प्रेशर बढ़ता है, लिक्विड में भी हमें पता है नीचे की तरफ प्रेशर बढ़ता है, साइड में कम लगता है, लेकिन गैसेस में ऐसा नहीं होता। तो हम मान लेते हैं कि एक गैस पार्टिकल है, गैस का एक मॉलिक्यूल है, जो कि यहाँ पड़ता है और इलास्टिक कोलिजन करके वापस आ जाता है। ठीक है, तो हमें पता है प्रेशर, क्योंकि हर डायरेक्शन में सेम होता है, प्रेशर तो एक स्केलर क्वांटिटी है, तो हम किसी भी एक डायरेक्शन से चीजों को रिजॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो हमें पता है आफ्टर कोलिजन, हमें पता है आफ्टर कोलिजन क्या होगा। आफ्टर कोलिजन, तो ये चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम में क्यों निकाल रहा हूं, क्योंकि वो निकालना इजी है और उससे प्रेशर तक पहुंचना आसान होगा। तो एक्स डायरेक्शन का अगर मैं चेंज इन मोमेंटम देखूं, तो मुझे पता है कि भाई इस डायरेक्शन में अगर मैं एक्स एक्स की बात करूं, तो यहाँ पे वेलोसिटी वी एक्स थी, और इलास्टिक है तो वापस वेलोसिटी वी एक्स ही हो जाएगी, है ना। तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, और क्योंकि मेरे को पता है स्केलर क्वांटिटी बनने वाली है आगे जाके, तो मैं सिर्फ मॉड ले लूंगा इसका। तो यह जाएगा माइनस वी एक्स माइनस एम वी एक्स माइनस एम वी एक्स। ये वाला माइनस तो साइन की वजह से, और ये वाला माइनस जो फॉर्मूले में माइनस है उसकी वजह से आया। तो मेरा जो टोटल चेंज इन मोमेंटम आया वो कितना आया, उसका मैग्नीट्यूड जो आया वो आया मेरा 2 mvx। ठीक है, ये एक मॉलिक्यूल का आया है ना, ऑफ वन मॉलिक्यूल। ये किसका है, चेंज इन मोमेंटम ऑफ वन मॉलिक्यूल। तो फिर चेंज इन मोमेंटम ऑफ एन मॉलिक्यूल्स कितना आएगा। भाई मॉलिक्यूल तो बहुत सारे हैं, तो अब देखो इसमें भी एक इंटरेस्टिंग बात आपको समझनी है। ऑफ n/2 मॉलिक्यूल्स हम लेने वाले हैं। अब ये आपको समझना है क्यों। देखो, देखो आइडियल गैस जो है, हम उसमें एक चीज और मान के चलते हैं कि भाई सारे के सारे पार्टिकल कभी भी एक डायरेक्शन में जाएंगे। सोच के देखो, अगर सारे के सारे पार्टिकल एक डायरेक्शन में चले गए, तो वो रखी रखे वेसल को ही मूव कर देंगे। तो हम क्या मानते हैं कि अगर n/2 पार्टिकल इस तरफ जा रहे हैं, टोटल में n/2 इधर जा रहे हैं, तो बाकी n/2 इधर जा रहे हैं, तो हमारे काम के कितने हैं, वो n/2 पार्टिकल्स ही हैं, जो राइट वॉल पे हिट कर रहे होंगे, जब एग्जैक्टली सेम टाइम पे बाकी पार्टिकल लेफ्ट में हिट कर रहे होंगे। ठीक है ना। तो वो हो जाएगा डेल्टा पी एक्स टोटल, जो हो जाएगा वो हो जाएगा n/2 इंटू इतना पूरा, है ना, एक का मोमेंटम। अच्छा, n/2 को देखो मैं क्या लिख सकता हूं, n को मैं क्या लिख सकता हूं, n इंटू वॉल्यूम, स्मॉल n इंटू वॉल्यूम। ये मैंने अभी आपको दिखाया, सही है, बिल्कुल ठीक है। ठीक,
अच्छा, अब ये वॉल्यूम कितनी होगी? तो आपको पता है भाई, वॉल्यूम ये पूरी कंटेनर की हाफ वाले ट्रैवल करेंगे, तो जो वॉल्यूम आ जाएगी वो आ जाएगी ये पूरा एरिया इनटू द लेंथ। ये आ जाएगा एरिया इनटू लेंथ इनटू mvx। ये मेरा आ गया टोटल चेंज इन मोमेंटम। अब मैं चाहूं तो यहीं से टोटल फोर्स निकाल सकता हूं, फोर्स टोटल निकाल सकता हूं। देखिए वो कितना आ जाएगा। तो मुझे पता है टोटल फोर्स जो होता है वो आ जाता है टोटल चेंज इन मोमेंटम अपॉन टोटल टाइम, अपॉन टोटल टाइम। अच्छा, तो यहां से मेरे पास क्या मिल जाएगा, एफ टोटल का जो फॉर्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा n इंटू ए इंटू एल इंटू एम इंटू वी एक्स अपॉन डेल्टा टी। ये आ गया जी, बिल्कुल ठीक है। हाँ, तो अब अगर देखेंगे हम यहाँ पे तो देखो ये जो डिस्टेंस है अपॉन द टाइम, वो एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी भी है, तो हम इसको ही वेलोसिटी लिख सकते हैं। तो हमारे पास जो टोटल फोर्स आ जाएगा उसका फॉर्मूला देखो क्या आ रहा है। टोटल फोर्स का फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास एन एम ए वी एक्स स्क्वायर, है ना, एरिया इंटू वी एक्स स्क्वायर। और अगर मैं इसी एरिया को डिवाइड कर दूं तो एफ अपॉन एरिया क्या हो जाता है मेरा, वो हो जाता है मेरा प्रेशर ऑफ गैस। लेकिन अभी तो ये सिर्फ एक्स डायरेक्शन का प्रेशर आया है ना। तो मेरा ओवरऑल प्रेशर कैसे निकालूंगा? तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देता हूं। मुझे एक चीज और पता है कि वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर, तीनों वेलोसिटी का जो स्क्वायर है वो एक वी नेट का स्क्वायर होगा। लेट्स से इसे हम वी स्क्वायर कह देते हैं, एवरेज वेलोसिटी मान लेते हैं इसको, ठीक है, वी स्क्वायर मान लेते हैं। सारी वेलोसिटीज का एक जो एवरेज नहीं, मतलब इस वेलोसिटी के नेट वेलोसिटी है ये। ऑल्सो हमें पता है, क्योंकि हमने माना है कि हर डायरेक्शन में मोशन यूनिफॉर्म होता है, तो वी एक्स इक्वल टू वी वाई इक्वल टू वी जेड भी है। तो यहीं से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा वी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय 3। इसको हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो देखिए हमें फाइनली अपनी प्रेशर ऑफ गैस का फॉर्मूला मिल गया, जो वो कंटेनर की वॉल पे लगाएगी। वो मिल गया एन एम वी एक्स स्क्वायर बाय 3, सॉरी वी स्क्वायर बाय। दिस इज कॉल्ड प्रेशर ऑफ गैस exerted by total molecules on the container of the gas 1/3 nmv स्क्वायर। इसके और बहुत सारे रूप हैं। आप क्या कर सकते हैं, इस n को टोटल n इन अपॉन वॉल्यूम लिख सकते हैं, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, देखो ध्यान से देखना, इस मास को, ये किसका मास है, मास ऑफ वन एटम है ना, मास ऑफ वन एटम है। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, देखो टोटल नंबर ऑफ एटम इनटू मास ऑफ वन एटम, टोटल मास लिख सकते हैं अपॉन वॉल्यूम, और ये वेलोसिटी का स्क्वायर है, याद रखना। अब मास अपॉन वॉल्यूम को आप क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी भी लिख सकते हैं। तो आप देखिए आपका एक बार और फॉर्मूला आ गया 1/3 डेंसिटी का रो वी स्क्वायर, ये फॉर्मूला भी आ गया, देखो आप, सही है। और फॉर्मूला देखो आप, ठीक, ठीक है। ये दो फॉर्मूले आपके काम के यहां से बन जाएंगे, है ना। ठीक है, हम एक फॉर्मूला और निकाल सकते थे यहां से। आप देखो यहां से हम पीवी इज इक्वल टू ये वाला फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। देखो पीवी इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा पी वी इज इक्वल टू एन एम वी स्क्वायर। ये फॉर्मूला भी हमारे काम का होगा, ठीक है ना। अब देखिए हम एक चीज में और कर सकते हैं यहीं के यहीं, कि हम अगर इस पे यहाँ पे ये जो हमने देखो एक मॉलिक्यूल का निकाला है, तो हम सारे मॉलिक्यूल के लिए क्या कर सकते हैं, इसका एवरेज भी ले सकते हैं। तो हमारे पास सीधे एवरेज प्रेशर ऑफ गैस आ जाएगा कुछ ऐसा। लेकिन ये क्या है, एक मॉलिक्यूल के लिए। अच्छा, यहां से हम
अगर हम यहाँ भी एवरेज ले ही लें, एक काम करते हैं, हम यहीं से एवरेज ले लेते हैं ना, वेलोसिटी का एवरेज हम ले लेते हैं। ठीक है, तो एवरेज प्रेशर ऑफ गैस आ गया ओवरऑल जो लग रहा होगा। यहां से हम एक चीज और देख सकते हैं, प्रेशर ऑफ गैस, और अगर हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, यहाँ पे नंबर ऑफ ये वो है, कैपिटल एन अपन वॉल्यूम है, और ये एम, और यहाँ पे हाफ एम वी स्क्वायर कर दें, तो आप देखो ये क्या आ गया, ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल भी आ गई। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, 3/2 पी गैस अपॉन एन, ये क्या आ गई, काइनेटिक एनर्जी एवरेज ऑफ अ मॉलिक्यूल, ऑफ वन मॉलिक्यूल, कुछ ऐसा इसका रूप आता है। ऑल्सो हमें पता है कि भाई पी जो है, इसी पी को हम चाहें तो काफी कुछ लिख सकते हैं। इस एन को हम क्या लिख सकते हैं, सोचो, इस एन को हम अभी लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू वॉल्यूम, ये लिख सकते हैं। मतलब मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि कितने फॉर्मूले यहीं यहीं से जाएंगे। पीवी को हम क्या कर सकते हैं, हमने अभी सीखा था, इसको हम लिख सकते हैं एन के टी, है ना। आप देखो पीवी को हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एन के टी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एटम और ये सब। तो देखो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला भी आ जाता है, इसको हम लिख सकते हैं एन के टी इंटू वी अपॉन एन, एन से एन कट गया, और वी तो हमने लिख ही लिया। तो आप देखो काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल जो आ जाती है वो कितनी आ जाती है, 3/2 के टी। तो यही फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल कितनी आती है, 3/2 के टी आती है। मतलब हर मॉलिक्यूल की जो इंडिविजुअल काइनेटिक एनर्जी है वो आपके पास इतनी आ जाती है। तो हमें अगला डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं होगी अब। अगला डेरिवेशन ही क्या था हमारा, देखो आप, अगला डेरिवेशन ही हमारा काइनेटिक एनर्जी था। तो हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा 3/2 एन के टी। अच्छा, के के लिए हमारे को ये बात पता है कि के जो होता है वो गैस कांस्टेंट अपॉन एवोगेड्रो नंबर होता है, और एन अपॉन एवोगेड्रो नंबर को हम नंबर ऑफ मोल भी रख सकते हैं। तो हमारे पास एक बार और फॉर्मूला जाता है 3/2 एन आर टी। तो बेसिकली ये जो फॉर्मूला है, एक जनरल फॉर्मूला आ गया हमारा, क्या, काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल का, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल। ठीक है जी। तो चाहे आप 3/2 एन के टी यूज करें या 3/2 एन आर टी यूज करें, आपका फॉर्मूला ही आ जाएगा। एक मिनट देना, एन के टी था या के टी था, अच्छा एन से एन तो कैंसिल हो गया था, के टी था बस। और अगर के टी था तो आर बाय एवोगेड्रो नंबर आएगा, तो पर मोल हम इसको निकाल सकते थे फिर, है ना। इसको हम आर टी बाय एन ए लिख सकते हैं, है ना। तो ये पर मॉलिक्यूल है। अगर हम इसमें नंबर ऑफ मोल का मल्टीप्लाई, मतलब डिवाइड कर देंगे, तो फिर से वो नंबर ऑफ एटम्स अपॉन एवोगेड्रो नंबर आ जाएगा, और एवोगेड्रो नंबर से एवोगेड्रो नंबर कट जाएगा, तो वो आपका पर मॉलिक्यूल पर मोल आ जाएगा। ठीक है ना। तो 3/2 के टी जो फॉर्मूला है वो आपको ये बताता है। देखो फंडामेंटली जो हम इतनी बार नहीं कहते थे कि काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, तो आपको वो बात यहाँ से समझ आ जाती है कि अच्छा, काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करती है। ठीक है। ठीक है, चलिए, अब हम यहां से एक चीज और निकाल सकते हैं। देखो, तो हम यहां तक आ गए थे, ये वाले फॉर्मूले तक हम आ गए थे। ये फॉर्मूला जो था हमारा, देखो ये वाला फॉर्मूला, ये वाला, पीवी इज इक्वल टू, ऑल्सो पीवी इज इक्वल टू क्या था, पीवी इज इक्वल टू था एन इंटू मास ऑफ वन एटम वी स्क्वायर अपॉन 3, यही तो था, है ना। तो अब देखो यहां से पीवी को हम क्या लिख सकते हैं, पीवी को हम एन के टी भी लिख सकते हैं, अभी मैंने बताया आपको। यहां से मैं कुछ आपको और निकालना सिखा रहा हूं। ठीक,
अब अगर मैं यहां से देखूं तो मेरे को एक और फॉर्मूला मिलेगा। अच्छा, n से n भी कैंसिल हो जाएगा, मुझे एक और फॉर्मूला यहां से मिलने वाला है। वो क्या है? वो है इस एवरेज ऑफ स्क्वायर वेलोसिटीज का फॉर्मूला। देखो आप, ये क्या था? ये स्क्वायर वेलोसिटीज के एवरेज का फॉर्मूला है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या है? ये है स्क्वायर वेलोसिटी। तो कैसे स्क्वायर वेलोसिटी का एवरेज मैं आपको दिखाता हूं। आपको ये तो पता ही है, स्क्वायर लिया था अपन ने, फिर उसका एवरेज ले लिया था। तो ये स्क्वायर का एवरेज है ना, वेलोसिटीज के स्क्वायर का एवरेज है, जिसका फॉर्मूला मेरे को क्या निकल के दिख रहा है? जिसका फॉर्मूला मुझे निकल के दिख रहा है 3kT/m। ठीक है, स्मॉल एम याद रखना मास ऑफ मॉलिक्यूल है। अगर मैं दोनों तरफ रूट ले लूं, अगर मैं दोनों तरफ रूट ले लूं तो देखो ये क्या आ जाएगा, √3kT/m। और अगर आप ध्यान से देखो तो यही कहलाती है VRMS, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। इसके बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप आप निकाल सकते हैं, बट दिस इज कॉल्ड एज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। इसी को हम कहते हैं RMS वेलोसिटी। इसका फॉर्मूला क्या आता है? 3kT/m। तो ये आपको फॉर्मूले याद रखने हैं। यहीं से देखो हमने काइनेटिक एनर्जी निकाला, काइनेटिक एनर्जी से हमने क्या निकाल दिया? काइनेटिक एनर्जी से हमने RMS वेलोसिटी का फॉर्मूला भी निकाल दिया। अब हम ये देखेंगे कि आरएमएस वेलोसिटी का क्या फायदा है और क्या इसके अलावा और भी डिफरेंट वेलोसिटीज एग्जिस्ट करती है या यही एक रियल वेलोसिटी है। अब हम उसको देखने वाले हैं। तो गैसेस में एक्चुअली में आरएमएस वेलोसिटी तो देखो एक थ्योरेटिकल वैल्यू है। अगर आप ध्यान से देखो तो गैसेस में तो जो गैसेस की वेलोसिटी है वो तो वी मतलब बेसिकली ये थी, है ना। गैसेस की रियल वेलोसिटी क्या है? ये है एक्चुअली VX, VY, VZ, जिससे उसकी एक वेलोसिटी निकल के आई थी V। ऐसी बहुत सारी वेलोसिटी पॉसिबल है। हर गैस एटम की, हर गैस मॉलिक्यूल की कोई ना कोई अलग वेलोसिटी होगी। बट ये जो आरएमएस वेलोसिटी बड़ी काम की इसलिए आती है क्योंकि आप देखेंगे कि अगर कोई बॉडी राइट में जा रही है कोई लेफ्ट, तो ये आरएमएस वेलोसिटी में हमने क्या करा? हमने ऑलरेडी इंडिविजुअल वेलोसिटीज का स्क्वायर कर दिया है। तो हमने उनके कैंसिलिंग इफेक्ट को खत्म कर दिया है। मतलब जैसे मान लो हम मानते हैं राइट में आते जा रहे हैं, लेफ्ट में आते जा रहे हैं, तो अगर हम उनके वेक्टर्स हमको देखते तो क्या आता? जीरो आ जाता वो, अगर इक्वली हम उनको मानते। तो उस कंट्रीब्यूशन को हमने हटा दिया। तो कैलकुलेशन पर्पस के लिए हमेशा आरएमएस वेलोसिटी हमारे काम की है, सबसे ज्यादा रेलेवेंट है। लेकिन ओवरऑल तीन डिफरेंट टाइप की वेलोसिटीज एग्जिस्ट करती हैं गैसेस के लिए। पहली होती है आरएमएस, रूट मीन स्क्वायर। दूसरी होती है एवरेज वेलोसिटी। और तीसरी होती है मोस्ट प्रोबेबल। एवरेज तो आपको समझ आ ही रहा है कि सीधे सीधे भाई तीनों सारे पार्टिकल का एवरेज कर दो। मोस्ट प्रोबेबल वो वेलोसिटी होती है जिसकी प्रोबेबिलिटी मिलने की सबसे ज्यादा होती है ना। मतलब अगर आप रैंडमली कोई पार्टिकल उठाओ तो सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी इसकी होगी, वो मोस्ट प्रोबेबल है। तो ये एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। एवरेज भी एक थ्योरेटिकली कैलकुलेट हो सकती है, ये भी थ्योरेटिकली, लेकिन ये एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। इसका फॉर्मूला हमने अभी देखा कि जो आरएमएस वेलोसिटी है उसका फॉर्मूला हमने अभी ही निकाला। वो आता है √3kT/m। एवरेज का भी आपको सीधे सीधे याद आना चाहिए या याद रहना चाहिए, कोई डेरिवेशन नहीं हमारे हमारे सिलेबस में इसका। यह जाएगा 8kT/π_m। और मोस्ट प्रोबेबल का जो आएगा वो जाएगा √2kT/m। ठीक है ना। अब आप चाहो तो इनको चेंज कर सकते हो। जैसे ये m क्या है? मास ऑफ वन मॉलिक्यूल है, तो इसको टोटल मास ऑफ गैस अपॉन एवोगेड्रो नंबर से डिवाइड कर सकते हो भाई, है ना। तो क्या होगा? देखो ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। अगर इसको आप रखोगे तो क्या हो जाएगा? VRMS ऐसा कुछ बन जाएगा। फिर ये जाएगा √K × NA T/मास टोटल। इसको आप R लिख सकते हो, तो ये √3RT/M बन जाएगा। याद रखना है टोटल मास है अब। ठीक है, इसका मतलब एवरेज का भी एक फॉर्मूला ये बन जाएगा 8RT/πM। इसका हमारा मोस्ट प्रोबेबल का भी एक फॉर्मूला बन जाएगा 2RT/M। अच्छा, मास को आप डेंसिटी और वॉल्यूम इन सब में डिसाइड कर सकते हो भाई। तो इसको आप क्या लिख सकते हो?
इसको मास को आप लिख सकते हो मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी होता है तो डेंसिटी को आप लिख सकते हो मास इनटू, मास को आप लिख सकते हो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिखोगे आर टी अपॉन वी को पी लिख सकते हो, तो फिर वो पी अपॉन डेंसिटी, ऐसे फॉर्मूले बन जाएंगे। तो आप क्रॉस चेंज कर करके आप नए नए फॉर्मूले यहाँ से निकाल सकते हो। तो ये तीनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, आरएमएस, एवरेज और आपका मोस्ट प्रोबेबल। इनमें क्या क्वेश्चन आएगा, इसमें सिर्फ आपसे या तो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होगा, पूछ लिया जाएगा सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी होती है। तो देखो आप, ये है आर टी बाई एम तो सब में सेम है, ये है 8/पाई, तो ये 2 पॉइंट समथिंग आएगा, वो 2 है और ये 3 है। तो क्लियरली हम देख सकते हैं कि आरएमएस जो होता है उसकी वैल्यू सबसे बड़ी होती है, फिर मोस्ट प्रोबेबल की होती है, फिर आपकी एवरेज की होती है। तो इस तरीके, सॉरी, फिर आपकी एवरेज की होती है और फिर आपकी मोस्ट प्रोबेबल होती है। तो अब इसमें इंटरेस्टिंग बात देखो, वैल्यू में ये सबसे ज्यादा है, लेकिन अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स हम सोचें, नंबर ऑफ पार्टिकल जो रखते हैं इन वेलोसिटीज को, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स मोस्ट प्रोबेबल के सबसे ज्यादा होते हैं। अगर हम कंटेनर में देखें, एवरेज के सबसे कम होते हैं और आरएमएस के आसपास होने वाले पार्टिकल सबसे कम होते हैं। तो ये नीट में, जेई मेन में इस रिलेशन से क्वेश्चन आ जाता है कि भाई वैल्यू किसकी ज्यादा है, तो जिसकी वैल्यू ज्यादा होती है याद रखना है, उसके उसको हासिल करने वाले, उसको पजेस करने वाले जो गैस पार्टिकल है उनका नंबर कम होता है। इस बात को आपको याद रखना है। चलिए अब हम समझने वाले हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है। डिग्री ऑफ फ्रीडम बहुत रेलेवेंट हो जाता है एनर्जी के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, क्योंकि अभी हमने जो एनर्जी निकाली है वो किस गैस की निकाली है, वो क्या हर गैस की एनर्जी 3/2 kT आ जाएगी या 3/2 RT/N आ जाएगी, या उसमें भी कोई डिफरेंस आएगा, और वो डिफरेंस एक्चुअली में आता है डिफरेंट एटॉमिसिटी, मतलब डिफरेंट टाइप के। जैसे मोनो एटॉमिक गैस कौन सी होती है, हीलियम, आर्गन, ये सब मोनो एटॉमिक है। डायटोमिक कौन सी होती है, O2 S2, ये सब डायटोमिक है। ट्राइटोमिक कैसी है, कार्बन डाइऑक्साइड। इन सब में आप देखेंगे इनकी काइनेटिक एनर्जी सेम टेम्परेचर पे भी अलग आती है। तो वो मैटर करता है डिग्री ऑफ फ्रीडम पे। व्हाट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम? डिग्री ऑफ फ्रीडम इज लिटरली द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन गैस पार्टिकल कैन शो, गैस पार्टिकल कैन, तो डिफरेंट टाइप के मोशन जो गैस पार्टिकल दिखा सकती है उसे हम डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। अब कौन कौन सी डिफरेंट टाइप है, तो अगर देखेंगे आप टाइप्स की हम बात करें तो 3 टाइप के भाई मोशन गैस पार्टिकल दिखा सकते हैं। पहला होता है लीनियर मोशन, दूसरा होता है रोटेशनल मोशन, और तीसरा होता है आपका वाइब्रेशनल मोशन, है ना। गैस पार्टिकल या तो लीनियरली भाई आगे पीछे ट्रैवल करेंगे, है ना, सीधे आगे गए सीधे पीछे गए, या फिर वो अगर मान लो उनकी, मान लो डायटोमिक गैस है तो वो घूम भी सकता है वो पार्टिकल अपनी जगह, ऐसा भी घूम सकता है, और वाइब्रेट भी कर सकता है। 3 टाइप के डिफरेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम या डिफरेंट टाइप के मोशन एक गैस पार्टिकल दिखा सकता है। तो अब डिपेंडिंग ऑन कि वो मोनोएटॉमिक गैस है, वो डायटोमिक गैस है, या वो एक ट्राइएटॉमिक गैस है, आपकी टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो चेंज हो जाती है। तो अगर इंडिविजुअल डिग्री ऑफ फ्रीडम्स हम लिख लें तो मोनोएटॉमिक गैस के लिए लीनियर 3 होती है, वो एक्स में मूव कर सकता है, वाई में, जेड में। भाई मोनोएटॉमिक के घूमने का तो कोई गेम ही नहीं है, कोई एक्सेस ही नहीं बन पाई, क्योंकि उससे पास होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 आएगा, तो रोटेशनल 0 और वाइब्रेशनल भी 0। तो इसके लिए मोनोएटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 आती है। डायटोमिक लीनियर, डायटोमिक लीनियर मतलब बेसिकली डायटोमिक गैसेस तो लीनियर ही होती है, मतलब O2 S2 ऐसी गैसेस, N2 जैसी गैसेस, तो उनमें देखो एक्स वाई जेड में पूरी की पूरी मोशन हो सकता है। रोटेशन में उनमें 2 एग्जिस्ट कर सकते हैं, एक इस एक्सिस के अलोंग, एक इस एक्सिस के अलोंग, है ना। वाइब्रेशन उनका लो टेम्परेचर पे 0 होता है, हाई टेम्परेचर पे वाइब्रेशन हो सकता है, लो टेम्परेचर पे वो 0 होता है वाइब्रेशन। ट्राइएटॉमिक या पॉलीएटॉमिक भी आप इसको कह सकते हैं, है ना, पॉलीएटॉमिक भी कह सकते हैं, 3 से ज्यादा भी। तो 3 तो लीनियर, 2 तो रोटेशनल, और आपके पास एक वाइब्रेशनल और यहाँ पे आ जाता है। वैसे ये थोड़ा सा वेरी करता है, ठीक है। ट्राइएटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो 6, 7, इवन 8 तक भी देखी जाती है, डिपेंडिंग ऑन टेम्परेचर एंड द कंडीशंस। लेकिन स्टैंडर्ड लेवल पे आपकी जो
डिग्री ऑफ फ्रीडम है एट लो टेम्परेचर, किस पे, ये सब किस पे, एट लो टेम्परेचर है, याद रखिएगा, वो ये आती हैं। अब अगर आपने ये याद कर लिया तो अब बहुत इंटरेस्टिंग चीज आप आगे बढ़ने वाले हैं, वो ये कि जब हम उस गैस की बात कर रहे थे तो हमने सिर्फ लीनियर मोशन कंसिडर करा था, याद करिए। हमने उसके रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की तो बात ही नहीं करी, वाइब्रेशन की बात नहीं करी, मतलब वो कैसी गैस थी, वो एक मोनो एटॉमिक गैस थी। और यहीं से हमें समझ आता है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। अभी हमने क्या चीज ड्राइव करी थी कि जो काइनेटिक एनर्जी हमारी आई है वो 3/2 kT आई है, यही तो हमने पढ़ा था। और हमने पूरी डेरिवेशन के दौरान ये समझ के चला था कि ये लीनियर ही है। अगर ये लीनियर है तो इसका मतलब कितने लीनियर डिफरेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम पॉसिबल है, 3। तो मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए, पर डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, पर डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो 12 kT होती है। ये है हमारा लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। जो टोटल एनर्जी होती है वो हर डिग्री ऑफ फ्रीडम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होती है। मतलब हम एक तरीके से पता क्या कर रहे हैं, हम इन दोनों को एक तरीके कंसिडर कर रहे हैं मोशन वाइज, क्योंकि हमने बोला है पार्टिकल का साइज बहुत छोटा है, तो उनके रोटेशनल मोशन, रोटेशनल काइनेटिक और लीनियर काइनेटिक को लगभग हम सिमिलर कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन कंसिडर कर रहे हैं। जैसे कि डायटोमिक में कितनी आनी चाहिए सोचिए टोटल, तो टोटल कितनी आनी चाहिए डायटोमिक के लिए, 5/2 kT। ट्राइटोमिक के लिए, पॉलीटोमिक के लिए लो टेम्परेचर कितनी आती है, 6/2 kT। तो हम यहां से उनको लिख भी सकते हैं। अगर काइनेटिक एनर्जी मोनो एटॉमिक हम देखें तो वो, तो जनरल फॉर्मूला क्या हो जाता है, रुक जाओ, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी का जनरल फॉर्मूला आ जाएगा, जनरल फॉर्मूला F/2 kT। ठीक है, तो मोनो एटॉमिक के लिए आ जाएगा 3/2 kT, डाई एटॉमिक के लिए आ जाएगा बेटा 5/2 kT, और पॉली एटॉमिक के लिए बेटा ये आ जाएगा 6/2 kT या इवन 7/2 kT। वो डिपेंड करता है आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी, वो आपको क्वेश्चन में देते भी हैं। अगर बहुत बार आपको ना बताया जाए कैसी गैस है और डिग्री ऑफ फ्रीडम दे दिया जाए तो आपका काम वहां से भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो अब हमें देखो क्या क्या समझ आ गया, हमें आइडियल गैस की कॉन्सेप्ट समझ आ गए, हमें लॉस समझ आ गए, हमें एनर्जी समझ आ गई, हमें प्रेशर समझ आ गया, हमें आइडियल गैस इक्वेशन समझ आ गई, काइनेटिक एनर्जी समझ आ गई, उसका डिस्ट्रीब्यूशन समझ आ गया। तो अब हम अपने थर्मोडायनामिक्स को यहां से कनेक्ट कर सकते हैं। हमने पिछले चैप्टर में एक बात आपको बताई थी कि भाई जो इंटरनल एनर्जी होती है वो सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल होती है। अभी हमें काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ने बताया कि जो पोटेंशियल एनर्जी वो तो जीरो, क्योंकि इंटरेक्शन जीरो है। तो सारी की सारी इंटरनल एनर्जी किसके इक्वल है, काइनेटिक एनर्जी की, और जिसका फॉर्मूला क्या है, F/2 kT। तो अब हम यहां से क्या कर सकते हैं, गैसेस की स्पेसिफिक हीट निकाल सकते हैं, जो हम ऑलरेडी लास्ट चैप्टर में निकाल के आ चुके हैं। बस मैं यहाँ पे उसका क्विक रिवीजन आपको दूंगा। तो देखिए, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या मोलार स्पेसिफिक हीट क्या होती है, सी, जिसको हम बोलते हैं मोलार स्पेसिफिक हीट, वो क्या होगी, होगी हीट पर मोल। यही तो होगी हीट पर मोल, यही होगी ना। अच्छा, गैसेस में क्योंकि हमें पता है, हमें ये पता है गैसेस में क्या पता है हमें, कि जो हीट है वो U+W से आती है। तो ये तो हमें क्लियर समझ आ रहा है कि डिपेंडिंग ऑन द फिनोमेना हमारी अलग अलग हीट होगी। इसका मतलब अगर हम एट कांस्टेंट लेट से प्रेशर की बात करते हैं तो ये आ जाएगी Q, Cp = Q/N, और Q की वैल्यू यहां पे हम रख सकते हैं ΔU+W। अब देखो जरा डेल्टा यू की वैल्यू क्या आ सकती है, तो डेल्टा यू की वैल्यू हमें पता है यहीं से जाएगी F/2 के डेल्टा टी, टेम्परेचर चेंज हो रहा है कांस्टेंट प्रेशर। अच्छा, और कांस्टेंट प्रेशर पे वर्क का फॉर्मूला आता है P∆V, जिसको हम लिख सकते हैं क्या, के टर्म्स में क्या लिख सकते हैं, N/K∆T। तो इसको मैं लिख लूंगा F/2 K∆T प्लस N/K∆T। सही है। अच्छा, यहां पे हम एक चीज कर सकते हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स है ये,
हम इसको पर मॉलिक्यूल के लिए निकालेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, पर मोल के लिए निकालेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। तो पर मोल के लिए जब हम निकालेंगे तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स हम डिवाइड कर देंगे, या फिर हमें इसकी जरूरत नहीं है, हम सीधे सीधे इसको उसमें चेंज कर लेते हैं, है ना, नंबर ऑफ मोल में। तो हमें पता है कि ये जो पार्ट है हमारा आ जाता है एन आर डेल्टा टी, है ना, के इक्वल टू एन आर आ जाएगा, और ये भी आ जाएगा आपका एन आर डेल्टा टी। यहां से आप इसको कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये जाएगा एन आर डेल्टा टी इंटू 1 + f/2, यही आएगा। देखिए सीपी की वैल्यू, तो सीपी की वैल्यू हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम पे डिपेंड करवा ली, और आपके चेंज इन टेम्परेचर पे डिपेंड करवा ली। ये आ गई हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। अच्छा, मैं हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम भी निकाल सकता हूँ। ये मैंने लास्ट चैप्टर में दोनों डेरिवेशन करवा रखे हैं आपके लिए, लेकिन मैं फिर से करवा रहा हूँ। कांस्टेंट वॉल्यूम पे हमें पता है क्यू की वैल्यू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू होती है, लेकिन कांस्टेंट वैल्यू पे तो डब्ल्यू जीरो होता है, तो क्यू की वैल्यू सीधे एन एफ आर डेल्टा टी बाई टू ही आ जाएगी, या फिर एन के टी डेल्टा टी, मतलब वो f/2 के डेल्टा टी, कुछ भी आ सकती है दोनों में से। ठीक है जी। तो सी वी क्या होगा, वो हो जाएगा हीट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स। अच्छा एक मिनट, हाँ वही तो, यहाँ पे वही मुझे लग रहा था कि कुछ तो इशू हो रहा है। तो यहाँ पे हमने डेल्टा यू अपॉन एन भी आएगा ना ये। अब ठीक है ना, अब ठीक है। देखिए, इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं, आप देखो, तो के की वैल्यू हमें पता है क्या है, के की वैल्यू आर अपॉन एन ए है, एवोगेड्रो नंबर है। और नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, वो भी होता है नंबर ऑफ एटम अपॉन एवोगेड्रो नंबर, है ना। तो मैं चाहूं, बहुत बढ़िया, ये तो बहुत ही सही हो गया। तो मैं चाहूं तो इसको क्या कर सकता था, देखो आप, इसको मैं के डेल्टा टी अपॉन इसको नंबर ऑफ मोल्स अपॉन एवोगेड्रो नंबर लिख सकता था, और इसको मैं ऊपर जाके आर लिख लेता, है ना। तो बात वहीं आ गई। ठीक है, तो सेम ही चीज हो गई, कोई इशू इसमें नहीं आया। हमारा जो सेम लास्ट फॉर्मूला था, हम सीधे उसको लिख सकते हैं, सेम ही बात हो गई। मतलब मेरे को लगा कि उसको दिखाने की ज़रूरत है आपको, बट दिखाने की ज़रूरत उसको नहीं थी। सीधे सीपी की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई आपकी, है ना, पर मोल निकाल रहे थे हम इसलिए। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से सीपी क्या आ जाएगा, एन से डिवाइड कर दो सीधे सीधे, तो सीपी आ जाएगा एफ आर डेल्टा टी बाई टू। अच्छा, यहाँ भी फिर एन नहीं आएगा, पर मोल है ना ये तो, ठीक है, इस पे तो डिपेंड ही नहीं करना चाहिए ये। एन से तो डिवाइड ही हो जाएगा ना, पहले हमने बिना एन के निकाला था, याद करिए। तो ये आया था एन से नंबर ऑफ मोल डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा सीपी। वही मैं सोचा था कि इसमें स्मॉल एन वाला पार्ट कहाँ से आया, वही दिमाग में आया था। और ये आ जाएगा सीवी। इन्हीं दोनों के रेशियो को भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, और इनके सब्ट्रैक्ट को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, दोनों ही मैंने पिछले चैप्टर में करवाया। अगर मैं सीपी अपॉन सीवी निकालूं, तो आप देखिए वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 1 + f/2 अपॉन f/2। आर डेल्टा टी तो दोनों से कैंसिल हो गया, ऊपर भी आर डेल्टा टी है, नीचे भी आर डेल्टा टी है ना। तो ये क्या आ गया, सीपी अपॉन सीवी इज इक्वल टू 1 + देखो 2/f। तो ये कटा 1 आया, और 1/f/2 क्या हो गया, 2/f हो गया। ये आ गया आपका सीपी अपॉन सीवी, इसी को हम बोलते हैं गामा गैस कांस्टेंट कहलाता है, ये भी फॉर डिफरेंट डिफरेंट गैसेस। तो अब गामा की वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं। मोनो एटॉमिक के लिए इसको 3 रख दीजिए, डायटोमिक के लिए 5 रख दीजिए, और, है ना, तो गामा मोनो कितना आ जाएगा, देखो आप, तो हो जाएगा 5/3। गामा डाई कितना आ जाएगा, देखो आप, 7/5। और गामा ट्राई कितना आ जाएगा, आप देखो, हो जाएगा 4/3। ये लो टेम्परेचर पे याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा स्पेसिफिक हीट का कॉन्सेप्ट भी खत्म होता है। अब हम अपने लास्ट कॉन्सेप्ट पे जा रहे हैं, जिसको हम कहते हैं मीन फ्री पाथ। ठीक है, अब मीन फ्री पाथ क्या है, तो हमने देखो गैस की माइक्रोस्कोपिक स्टडी करी है पूरे चैप्टर में, ये समझाई गैस अंदर इंटरनली कैसे बिहेव कर रहा है।
तो मीन फ्री का पाथ का मतलब होता है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मॉलिक्यूल फॉर दैट मैटर, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मॉलिक्यूल, ठीक है, बिफोर कोलाइडिंग विथ अदर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड फ्री पाथ, इज कॉल्ड फ्री पाथ, और उसका एवरेज ले लेंगे तो आ जाएगा मीन फ्री पाथ। सही है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, देखिए जरा मैं बताता हूँ आप इसको कैसे निकाल सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक मॉलिक्यूल है जिसका साइज इतना है। अब हमें पता है कि ये अपने एरिया में तो मूव करेगा ही करेगा, लेकिन अगर इसी के साइज का एक एटम यहाँ और एक एटम हम यहाँ रख दें, मान लीजिए इसका डायमीटर डी है, तो इतने ही डायमीटर दूर तक और इतने ही डायमीटर दूर तक इसके सेंटर से सोचो, क्योंकि इससे कम डिस्टेंस, इससे इस डिस्टेंस से दूर अगर कोई पार्टिकल होगा तो इससे कभी नहीं टकराएगा। तो टकराने वाले पार्टिकल इस डायमीटर सेंटर से इस डायमीटर डी के सर्कल में ही होंगे तभी टकरा सकते हैं। तो इतने में अगर कोई पार्टिकल हुआ तो वो टकरा जाएगा। तो हम ये निकाल लेते हैं कि इतने में ही कितने नंबर ऑफ क्या हो रहे हैं, कोलिजन हो रहे हैं, या इसमें ही मीन फ्री पाथ कितना है। तो हमें पता है कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल जो कि यहां पे एग्जिस्ट करेंगे वो कितने होंगे बताओ। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल निकाल लेते हैं पहले हम, क्योंकि हमें एवरेज करना है ना। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कोलाइडिंग वो आ जाएगा एन, जो कि हमें पता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम होता है, इनटू वॉल्यूम। सही है। आ जाएगा एन इंटू, अब इतने एरिया में हमें लेना है तो पाई इंटू डी स्क्वायर एरिया इंटू डिस्टेंस। तो डिस्टेंस को हम एक्स ले लेते हैं अभी, जो डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगा, ठीक है। और डिस्टेंस को हम लिख सकते हैं वेलोसिटी इंटू टाइम। बिल्कुल सही है। अच्छा, तो अब हमें निकालना क्या है, हमें तो निकालना है मीन फ्री पाथ लैम्डा, ठीक है। तो लैम्डा क्या होगा सोचो, लैम्डा होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स या टोटल नंबर ऑफ कोलिजन्स। क्यों, तो देखो जितने टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल इधर एग्जिस्ट करेंगे इस एरिया में या इस वॉल्यूम में, एक्चुअली उतने ही नंबर ऑफ कोलिजन हो सकते हैं। और अगर मैं टोटल डिस्टेंस को नंबर ऑफ कोलिजन से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एक एवरेज डिस्टेंस आ जाएगा जिसमें पार्टिकल कोलाइड कर रहे हैं, वही मेरा मीन फ्री पाथ है। तो ये मेरा आ जाएगा, मुझे पता है अगर इसकी वेलोसिटी लेट से v है यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में, तो ये जाएगा वेलोसिटी इंटू टाइम अपन, ये जाएगा एन पाई डी स्क्वायर वेलोसिटी इंटू टाइम। वेलोसिटी इंटू टाइम वेलोसिटी इंटू टाइम को कैंसिल कर देगा और आपका मीन फ्री पाथ का बेसिक सा फॉर्मूला आ जाएगा एन पाई डी स्क्वायर। समझना इस बात को, टोटल डिस्टेंस अपन टोटल नंबर ऑफ कोलिजन मतलब कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, टोटल डिस्टेंस में जितने पार्टिकल अगर आप उनको डिवाइड कर देंगे तो एवरेज वो डिस्टेंस आ जाएगी ना जिसमें कोलिजन हो रहा है, वही तो है फ्री पाथ, है ना। और क्योंकि आपने टोटल ले लिया तो वह एवरेज फ्री पाथ है। तो ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा एन पाई डी स्क्वायर। लेकिन जो रियल फॉर्मूला होता है मीन फ्री पाथ का वो 1/√2 पाई एन डी स्क्वायर होता है। ये इसलिए क्योंकि यहां पे हमने ये कंसिडर कर रखा था कि जब एक पार्टिकल दूसरे से कोलाइड कर रहा है तो बाकी पार्टिकल, मतलब एक पार्टिकल सिंगल कोलिजन ही कर रहा है, लेकिन एक्चुअली में तो ऐसा नहीं होता। तो जब हम रियलिस्टिक कंसिडरेशन करते हैं तो ये √2 का जो एक फैक्टर है वो भी आपका आ जाता है आपके मीन फ्री पाथ। ठीक है। तो यहां पे आके फाइनली हमारा चैप्टर खत्म होता है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। छोटा सा क्रिस्प सा चैप्टर था। हम अगले चैप्टर मिलेंगे जहां हम पढ़ने वाले ऑसिलेशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होते हैं, और मजा आ जाएगा उस चैप्टर में आपको, क्योंकि बड़े प्यारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मोशन, उनकी मैथमेटिक्स हमने देखने वाले हैं। और फिर लास्ट चैप्टर हमारा आएगा
आपके हर वीक में मेरे हिसाब से 1 या 2 चैप्टर्स आ रहे हैं, तो इसी पेस पे आपका लास्ट चैप्टर आएगा जो है वेव्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।